हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे पदवार स्थायित्व गुणांक और समग्र स्थायित्व गुणांक। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इन दोनों के मध्य क्या संबंध होता है। तो देखो, मैंने समग्र स्थायित्व गुणांक और पदवार स्थायित्व गुणांक के फॉर्मूले लिख रखे हैं। अब देखो संबंध कैसे क्या होता है। ये मैंने पदवार स्थायित्व समग्र स्थायित्व गुणांक फर्स्ट का बीटा 1 का फॉर्मूला लिखा है ml/m/l। ये फॉर्मूला ही किसका होता है? पदवार स्थायित्व गुणांक फर्स्ट का, अर्थात बीटा 1 किसके बराबर हो गया? k1 के। हम बीटा 2 की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ml/2/ml²। ठीक है, मैंने इसको खोल के लिखा है m, ये m है, l स्क्वायर इसमें l एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार l यहाँ लिख दिया। अब मैंने ml से इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया। किसी भी इक्वेशन को ऊपर नीचे अगर एक ही राशि से गुणा कर दिया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह गुणा करने से हमें मिलता है ml/m/l, ये क्या है? k1, और ml/ml ये क्या है? k2, अर्थात बीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा? k1 × k2 के। इसी तरह मैंने बीटा 3 की बात की, वो ml/ml की पावर क्यूब है। मैंने इसको खोल दिया है, m की लिखा, l लिखा, ये एक बार l यहाँ लिखा और ये ml को लिखा। फिर क्या किया? इक्वेशन को ml से ऊपर नीचे गुणा किया, इसी तरह ml2 से भी ऊपर नीचे गुणा किया, और इस तरह गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? ये है k1, ये है k2 और ये है k3। इसी तरह अगर हम बीटा n की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? k1, k2, k3 और kn। ठीक है, इस तरह हमें मिल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो समग्र स्थायित्व गुणांक है वो किसके बराबर होता है? पदवार स्थायित्व गुणांक के स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बीटा n और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि समग्र स्थायित्व गुणांक पदवार स्थायित्व गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हुआ हमारे टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने पदवार स्थायित्व गुणांक और समग्र स्थायित्व गुणांक की बात की और उनमें संबंध की बात की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इनको प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, उससे जो पहले कारक है वो है धातु से संबंधित कारक। ठीक है, कि धातु पर ऐसा कौन सा प्रभाव हो, धातु ऐसी कौन सी हो जिससे कि लिगेंड कैसा बने, इसकी बात हम करेंगे। तो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट थी जिसमें हमने पढ़ा था पियर्सन का सिद्धांत। तो पियर्सन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि हार्ड के मध्य और सॉफ्ट के मध्य जो रिएक्शन होती है, अर्थात हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के मध्य जो इंटरेक्शन होता है वो प्रबल इंटरेक्शन होता है, जबकि हार्ड एसिड हो या क्षार हो और सॉफ्ट एसिड हो या क्षार हो, मतलब अगर दोनों समान होंगे तो उनके मध्य इंटरेक्शन बहुत प्रबल होता है, जबकि अगर वो दोनों अपोजिट है तो उन दोनों के मध्य जो इंटरेक्शन होगा वो पुअर होगा। अब धातु पर कौन कौन सा है, कौन सी वो जो राशि है जिससे कि धातु प्रभावित होगा? तो धातु का आकार, आवेश घनत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ध्रुवणता, ये चारों फैक्टर आयन के गुणों को प्रभावित करते हैं, धातु के गुण को प्रभावित करते हैं। तो देखो, यदि धातु का आकार कैसा हो, छोटा हो, धातु का आकार कम हो, आवेश घनत्व क्या हो, उच्च हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, उच्च हो, ध्रुवणता क्या हो, कम हो। ठीक है, आकार तो क्या हो, छोटा हो, आवेश घनत्व ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और ध्रुवणता क्या हो, कम हो। तो अगर इस तरह की जो धातु होती है वो क्या होती है? कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करती है। ये पियर्सन सिद्धांत के द्वारा हम कह रहे हैं।
जब ये इस तरह कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करेगी तो ये क्या कठोर क्षार से ही इंटरेक्शन अच्छा दर्शाएगी। तो क्या होगा, ये ऐसे लिगेंड से अच्छा इंटरेक्शन दर्शाएगी जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अधिक विद्युत ऋणी दाता परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, इस तरह की जो धातु होगी वो किससे अच्छा इंटरेक्शन दर्शाएगी, जिसमें अधिक विद्युत ऋणी दाता परमाणु उपस्थित होता है। वो एक हार्ड बेस की तरह व्यवहार करता है और ये हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करता है, और इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो हुई कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होगा। अब ये कौन सी धातु है जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु और संक्रमण धातु, उनमें इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि किसके तरह व्यवहार करती है, कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करती है और हार्ड बेस से ही रिएक्शन करके वो स्थायी संकुल का निर्माण करती है। अब अगर हम इनमें लिगेंड की बात करें कि इनसे कौन ऐसे लिगेंड से क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो अगर हम हैलोजन की बात करें, फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो कठोर अम्ल है, हार्ड अम्ल की तरह जो धातु व्यवहार कर रही है, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा कि वो फ्लोरीन से फास्टली रिएक्शन करेगी, इसके साथ रिएक्शन करके अधिक स्थायी संकुल बनाएगी, फिर क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ये होगा कि इस तरह के लिगेंड की फॉर्म में अगर ये होंगे तो उनसे रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा कि वो ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से गति करेगी और स्थायी संकुल का निर्माण करेगी, जबकि सल्फर से उससे कम, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। तो ये है इनका ऑर्डर। ठीक है, अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वही ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये गुण वाली धातु है, इन लिगेंड्स के साथ क्रियाशीलता का ऑर्डर ये होगा और स्थायी संकुल का निर्माण करती है। अब हम अगर धातुओं में ये गुण अवेलेबल न होकर अगर धातु आयन का आकार क्या हो, बड़ा हो, उसका आवेश घनत्व क्या हो, कम हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, उसकी ध्रुवणता क्या हो, ज्यादा हो, अगर ये गुण है अगर धातु में, तो वो धातु क्या कहलाती है, सॉफ्ट एसिड की तरह वो व्यवहार करती है। और जब वो सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार करती है तो वो कैसे लिगेंड से रिएक्शन करेगी, सॉफ्ट बेस की तरह जो व्यवहार करेगा ऐसे लिगेंड से। और ऐसा लिगेंड कौन होगा, जिसमें कम विद्युत ऋणी दाता परमाणु प्रेजेंट होगा। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी वाली धातुओं की बात करें तो वो कौन सी होगी, जैसे कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Pb+2, इस तरह की ये जो धातुएं हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक, और उनका लिगेंड के प्रति जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ये होगा। ये ऐसी धातुओं का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जबकि ये इन धातुओं का इन लिगेंड से रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। तो ये है धातु के ऐसे गुण जो कि कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लिगेंड के ऐसे कौन से कारक है जो कि स्थायित्व, कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं हम इसमें हम पढ़ेंगे किलेटिकरण संकुल के बारे में, लिगेंड से प्रभावित होने वाले फैक्टर, लिगेंड के फैक्टर हैं वो क्या है। इसमें पहला है किलेटिकरण। ठीक है, तो देखो ये किलेटिकरण क्या है। तो जब अगर धातु के कॉम्प्लेक्स के निर्माण में इस तरह के लिगेंड भाग लें जो कि बहुदंतक होते हैं, अर्थात एक से ज्यादा दंतक, द्विदंतक होते हैं या बहुदंतक लिगेंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो कुछ वलय जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है।
और इन वलय जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? किलेट वलय कहते हैं। और इन किलेट वलय का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हम किलेटीकरण। तो किलेट वलय बनाने वाले जो संकुल होते हैं वो स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। उनका स्थायित्व जो सामान्य संकुल होते हैं उनकी तुलना में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिगेंड किलेट वलय का निर्माण करते हैं उनमें निर्माण के दौरान एंट्रोपी में धनात्मक परिवर्तन होता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। और जब एंट्रोपी बढ़ जाती है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम इसके बारे में एक उदाहरण लेते हैं किस तरह से किलेट वलय का निर्माण होता है। ये है हमारे पास में कॉपर +2 आयन और हमने लिगेंड लिया है इथाइल डाइएमीन। आपने लिगेंड पढ़ चुके हैं आप, 12th में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं और आपने भी 3rd ईयर में भी इसके बारे में पढ़ लिया होगा इससे पहले वाली यूनिट में। ये इथाइलिन डाइएमीन के हमने 2 अणु लिए हैं और ये है कॉपर +2 आयन। हमें पता है कि इथाइलिन डाइएमीन में दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेंगे? लॉन पेयर देंगे और लॉन पेयर देकर इस तरह से देखो संकुल का निर्माण हो जाएगा। ये है इथाइलिन डाइएमीन, ये नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर देगा, ये भी देगा, सॉरी ये नाइट्रोजन भी देगा और ये वाला नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करेगा। देखो यहाँ पर हमें 2 वलय दिखाई दे रही है, एक तो ये और एक ये। 2 वलय का निर्माण हुआ है और इन दोनों वलय को क्या कहते हैं? किलेट वलय इन्हें कहा जाता है और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? किलेटीकरण कहा जाता है। तो इस तरह से अगर बहुदंतिक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड जो कि कॉम्प्लेक्स निर्माण में अगर पार्टिसिपेट करता है तो इस तरह रिंग का निर्माण हो जाता है। और रिंग के निर्माण के दौरान ही क्या होता है? ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी प्रोसेस होती है? स्थायित्व का ये प्रक्रम होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है किलेटीकरण वाले वो स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो किलेटीकरण वाले कॉम्प्लेक्स है उसमें एंट्रोपी की वृद्धि कैसे होती है। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeS2 का होल 6 प्लस 3। इसकी अगर हम एक दंतुक लिगेंड से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर कितने कण दिखाई दे रहे हैं हमें? 7, 1 के और 6 के, यहाँ है 7 कण। इसके अगर हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा? MnH3 का होल 6 प्लस 3 प्लस 6S2। कितने कण हैं? यहाँ भी 7 कण हैं। ये तो किसकी बात हुई? एक दंतुक लिगेंड की ये बात हुई। अब हम बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड की। अगर FeS2 का होल 6 प्लस 3 इसकी रिएक्शन करवाएं हम इथाइलिन डाइएमीन से तो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा और 6 बाहर हो जाएंगे। यहाँ कितने कण है? 7, जबकि यहाँ कितने कण है? 4। अगर हम यहाँ एंट्रोपी की बात करें, फाइनल माइनस इनिशियल अर्थात 7 - 4 इक्वल टू कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो यहाँ एंट्रोपी में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसलिए ही ये कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? स्थायी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम इथाइलिन डाइएमीन की जगह 6 दंतुक लिगेंड EDTA का उपयोग करें, अगर हम EDTA का उपयोग करेंगे तो देखो यहाँ इथाइलिन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, टेट्रा एसीटेट। अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है
तो हमें मिलता है ये कॉम्प्लेक्स +6H2O। देखिए यहाँ पर कितने कण हैं? 7 कण हैं। यहाँ कितने कण हैं? 2 कण हैं। अगर हम इसके डेल्टा एस की बात करें तो 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। तो एंट्रोपी में क्या हो रहा है? धनात्मक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो अगर बहुतंतुक लिगेंड हम लेते हैं जिसमें किलेट गोले का निर्माण होता है, वहां एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इसी वजह से ये संकुल सामान्य एक तंतुक लिगेंड से बने हुए संकुल की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो ये देखा हमने किलेटीकरण की प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि अगर वल्क्रस संकुल और समाधिस्थ संकुल का उपयोग करते हैं तो कैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसे देखेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।